सभी बच्चों को नमस्कार। आज की क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व इसके इस लेक्चर में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे और साथ में आज एक छोटा सा डेरिवेशन वृत्तीय कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों ये तीन चीजें आपको यहाँ पढ़ने में आती हैं। पहला बायो-सेवर्ट सूत्र का हमें सदिश रूप लिखना है, आज सीखना है क्या होता है। कल मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम तक पढ़ लिया था। तो बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र क्या निकला था? वो निकला था किसी धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4 I इंटू dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र कल निकला था, ठीक है ना। ऐसा ही सिस्टम में किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था dV इक्वल टू μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बायो-सेवर्ट के नियम में, माने इसके पहले लेक्चर में हमने ये वहां तक पढ़ लिया था। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है μ0/4 इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली होती है 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी वैल्यू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसकी वैल्यू है बच्चों μ0/4 या हम क्यों कह सकते हैं μ0 की वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यही बात हो गई ना। 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो μ0/4 की वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों कि μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है। μ0/4 को मैग्नेटिक कांस्टेंट अर्थात चुंबकीय नियतांक तो बोलते हैं। ये यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम में यहाँ आया हुआ है और इसकी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होती है। या μ0 की वैल्यू पूछे, μ0 को हम निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁷। 4 क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है इसका सदिश रूप लिखिए। सदिश रूप तो मैं आपको एक बार में लिख करके इसका बता दूं इसका सदिश रूप क्या होता है। तो बच्चों इसका सदिश रूप होता है इसका सदिश रूप होता है हमारे पास μ0/4 dB वेक्टर इक्वल टू और यहाँ पर आ जाएगा I इंटू dl क्रॉस r। बच्चों यहाँ पर लेना है आपको dl क्रॉस r और नीचे r क्यू कर देना है r क्यू। I इंटू dl क्रॉस r और नीचे कर देना है r क्यू। बच्चों dl क्रॉस r से क्या मिलेगा हमें, आप याद करो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल टू होता है a b साइन थीटा। याद है आपको इंटू एन कैप, ये था ना, ये होता है मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a b साइन थीटा होता है। तो dl क्रॉस r का क्या होगा dl इंटू r साइन थीटा। तो यहाँ पर हम r बटे r का गुणा करेंगे तो यहाँ r घन है ना, एक r कट जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो ये कहलाता है इसका सदिश रूप। ध्यान रखना बच्चों है ना। अगर आपको पूछा जाए परीक्षा में कि बायो-सेवर्ट सूत्र का या बायो-सेवर्ट नियम सदिश रूप में लिखिए तो सदिश रूप में क्या लिखना है, dB वेक्टर इक्वल टू μ0/4 I इंटू dl क्रॉस r क्रॉस dl भी नहीं करना है बच्चों, dl क्रॉस r dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यू। याद रखना नियम में तो यहाँ पर r स्क्वायर है बट वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर r क्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा तो वापस r स्क्वायर बचेगा। तो जी हमारे लिए क्या मिल गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो आप इसको समझ ही गए होंगे वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये हमारा पहली चीज हो गया। अब आता है बायो-सेवर्ट नियम से धारा के SI मात्रक की परिभाषा। बच्चों पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें बायो-सेवर्ट के नियम के साथ में पूछा गया एक धारा के SI मात्रक की परिभाषा और एक बार इसको सेपरेट पूछा था कि बायो-सेवर्ट के नियम से धारा के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो बायो-सेवर्ट नियम से धारा के SI मात्रक, तो धारा के SI मात्रक क्या होता है, धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो हमें एम्पियर की परिभाषा बताना है।
तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो बायो-सेवर्ट नियम से डीवी इक्वल क्या होता है, बायो-सेवर्ट नियम से बी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, तो वैल्यू पुट कर दो 10 टू द पावर -7 और आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि इसमें dv की वैल्यू मैं लिखूं 10 टू द पावर -7 टेस्ला dv की वैल्यू, देखा जरा क्या मिलता है। dl की वैल्यू मैं कर देता हूं 1 मीटर और r की वैल्यू भी 1 मीटर कर देता हूं और थीटा की वैल्यू π/2 या 90 डिग्री कर देता हूं, 90 डिग्री, ठीक है ना। π/2 रेडियन या 90 डिग्री, चलो सीधा 90 डिग्री लिख देते हैं ना, 90 डिग्री कर देते हैं। अब अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूं, तो मैंने किसकी वैल्यू पुट नहीं की, आई की बस नहीं की, बाकी वैल्यू पुट करूं तो 10 टू द -7 इक्वल टू 10 टू पावर -7 इंटू आई इंटू 1 इंटू साइन 90 अपॉन थीटा की वैल्यू 90 लिखना ना 1 का स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर आएगा फाइनली 1 इक्वल टू आई इंटू 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो यानी आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 यानी 1 एम्पियर आ जाएगी, आई की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पर आई का जो मात्रा के वो क्या होगा, एम्पियर होगा। तो आई की वैल्यू हमारी 1 एम्पियर होगी, लेकिन कब होगी, तब होगी जब चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना हो 10 टू द पावर टेस्ला हो, धारा अवयव या अल्पांश की लंबाई 1 मीटर हो और त्रिज्या 1 मीटर हो, यानी दूरी 1 मीटर हो, थीटा 90 हो। तो इसकी परिभाषा शब्दों में कैसे लिखना है, इतना तो आप पहले मैथमेटिकली करोगे, फिर नीचे लिखोगे इस प्रकार। अब देखो परिभाषा क्या बन रही है बच्चों, है ना, इस प्रकार परिभाषा। 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के चाप नुमा तार में, भाई यहाँ पर चाप बोलना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमेशा 90 होगा कब, जब त्रिज्या हमेशा परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है, हम जानते हैं, तो 90 एडजस्ट करने के लिए हमें इसके ऐसा बोलना पड़ेगा कि 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप नुमा तार में या अल्पांश में प्रवाहित करने से उसके केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। क्या बनी परिभाषा बच्चों, फिर से सुनिए। 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप नुमा, माने चाप के आकार के चाप नुमा तार में प्रवाहित करने से उसके केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। पूर्ण, ये हमारे पास परिभाषा हो गई बायो-सेवर्ट के नियम से धारा के एसआई मात्रक की, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, 1-2 बार इसको सुन लेना तो याद ही हो जाएगी। अब हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायो-सेवर्ट नियम और कूलाम नियम की तुलना कीजिए। बच्चों तुलना का मतलब क्या है, तुलना का मतलब है हमें समानताएं भी बताना पड़ेगी और असमानताएं भी बताना पड़ेगी, तब कहलाती है तुलना। और अगर सेपरेट पूछे समानता या असमानता तो वही चीज बताना है, लेकिन अभी हमें दोनों बतानी पड़ेंगी। तो बायो-सेवर्ट नियम में पहले बायो-सेवर्ट नियम पहले हम बता रहे हैं समानताएं। क्या बता रहे हैं हम पहले, समानताएं किसमें, बायो-सेवर्ट नियम में, बायो-सेवर्ट नियम और कूलाम नियम। कूलाम नियम में पहले क्या बता रहे हैं हम बच्चों, पहले क्या बता रहे हैं हम, समानताएं, ठीक है। तो कम से कम 2 या 3 समानता हमें पता हो या 2 या 3 अंतर पता हो, ये हमें जरूरी है, तभी तुलना वाला प्रश्न बच्चे अच्छे से बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा, बायो-सेवर्ट नियम और कूलाम नियम की तुलना कीजिए। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, समानता। पहला है ये विट्कर्मबर्ग नियम का पालन करता है, माने ये विट्कर्मबर्ग नियम का पालन करता है,
का पालन करता है। ये भी विक्रमबर्ग नियम का पालन करता है। ये भी विक्रमबर्ग नियम, विक्रमबर्ग नियम क्या कहलाता है? विक्रमबर्ग नियम का पालन करता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? विक्रमबर्ग नियम मतलब बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो जिसमें ये लाइन आ जाए तो विक्रमबर्ग नियम कहलाते हैं। तो ये विक्रमबर्ग नियम का पालन करता है, ये भी विक्रमबर्ग नियम का पालन करता है, यानी दोनों ही विक्रमबर्ग नियम है। ठीक है ना। पहली समानता। दूसरी समानता, दोनों दीर्घ परासी बल हैं। दीर्घ परासी बल है मतलब दोनों लंबी दूरी तक काम करते हैं। तो दोनों ही कैसे हैं? दीर्घ, इनका परास जो है दीर्घ है, दीर्घ परासी बल है। ठीक है ना। तीसरा हमारे पास आता है, दीर्घ परासी बल के बाद तीसरा हमारे पास आता है दोनों की असमानता में, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। लागू इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी। ठीक है ना। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। तो कितनी समानताएं आ गई? 3 समानता आएगी। चौथी समानता आती है, इसमें जो स्रोत है वो है I इंटू डी एल। ये स्रोत होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है। तो स्रोत I इंटू डी एल, जो स्रोत है I इंटू डी एल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक होता है। स्रोत इसमें चुंबकीय क्षेत्र रैखिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र रैखिक होता है, रैखिक होता है। उसमें भी यही बात लिखनी है। इसमें स्रोत कौन होता है? इसमें स्रोत होता है डी क्यू या आवेश। तो स्रोत में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? रैखिक होता है। तो ये हमारे पास दोनों में 4 क्या मिल गए? समानता। पहला विक्रमबर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों ही दीर्घ परासी बल है, दोनों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, दोनों ही में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक होता है। ये है समानता। तो किसमें समानता थी? ये किसमें थी? बायो-सेवर्ट नियम और कूलॉम नियम। अब आते हैं असमानता। असमानता, ठीक है ना। असमानता, असमानता किसमें? बायो-सेवर्ट नियम, बायो-सेवर्ट नियम और कूलॉम नियम में, कूलॉम नियम। अब हम बता रहे हैं वो दोनों में असमानता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, है ना। इसमें जो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं, इसमें जो स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का, जो स्रोत है, स्रोत, उसमें स्रोत क्या है? इसमें सदिश स्रोत है, इसमें सदिश स्रोत, सदिश स्रोत, सदिश स्रोत, सदिश स्रोत। यहाँ पर किससे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र? I इंटू डी एल। तो इसमें सदिश स्रोत आई डी एल, सदिश स्रोत आई डी एल द्वारा, माने चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आई डी एल द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो सदिश स्रोत आई डी एल द्वारा उत्पन्न होता है। क्लियर रहेगा? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आदित्य सदिश स्रोत है, एक वेक्टर लगाना है, सदिश स्रोत है, सदिश स्रोत आई डी एल द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसमें जो है स्थिर विद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत, अदिश स्रोत, इसमें अदिश स्रोत होता है। कौन? आवेश, माने डी क्यू या क्यू मान लो। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। अदिश स्रोत, ये अदिश स्रोत है और ये कौन सा है? सदिश स्रोत है। तो पहला अंतर हमें मिल गया। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आइडियल से उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत डीक्यू द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन और धारा अवयव आइडियल के तलों के लंबवत होता है। मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कौन बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, ये आइडियल और आर वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होता है। आइडियल ये सदिश स्रोत है और ये क्या है? विस्थापन सदिश हो गया, दूरी मैंने विस्थापन सदिश। तो ये सदिश स्रोत और विस्थापन दोनों के तल के लंबवत होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल कैसा होता है? इसमें लंबवत होता है। जबकि इसमें जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो बिंदु का आवेश रेखा के अनुदेश होता है। माने विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र कूलॉम के नियम से जो पैदा होता है वह है
बिंदु स्रोत को, माने स्रोत जो स्रोत है, स्रोत को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। स्रोत बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है, रेखा के अनुदेश होता है। कौन होता है अनुदेश? विद्युत क्षेत्र। माने जो स्थिर विद्युत क्षेत्र पैदा होता है कूलाम के नियम में, वह स्रोत, जो विद्युत स्रोत, विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, स्रोत को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है विद्युत क्षेत्र। जबकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्रोत सदिश आइडियल और विस्थापन सदिश आर वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होता है। दोनों के तल के कैसा होता है? लंबवत होता है। ये हमारे पास दो। तीसरा आता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वह थीटा अर्थात कोण पर निर्भर करता है। थीटा अर्थात कोण पर निर्भर करता है। ठीक है ना? क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, आइडियल साइन थीटा आता ना उसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वह है थीटा अर्थात कोण पर निर्भर करता है। और इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कोण पर निर्भर नहीं करता, का परिमाण कोण पर निर्भर नहीं करता। इसमें थीटा का कोई रोल नहीं है, निर्भर नहीं करता। ये बच्चों हमारे पास ये तीन असमानताएं हैं। किसमें? बायो सेवर्ट नियम और कूलाम नियम में। पहली असमानता क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आइडियल से उत्पन्न होता है, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत डीपी से उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र आइडियल और आर वेक्टर दोनों के लंबवत होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र स्रोत और बिंदु को मिलाने वाली रेखा का अनुदेश होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कोण थीटा पर, परिमाण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण थीटा पर निर्भर करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये है वो बायो सेवर्ट नियम और कूलाम के नियम में समानताएं और असमानताएं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गई होंगी। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन कवर करेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। इसी को लाप्लास का नियम भी बच्चे बोल देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो बायो सेवर्ट के नियम से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन आता है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। नियम किसका लगाना है? बायो सेवर्ट का। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारावाही वृत्तीय कुंडली बना लेते हैं। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली, जिसका चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बैटरी लगा लेंगे, क्योंकि धारावाही वृत्तीय कुंडली बनाना है। तो कुंडली बनाने के लिए बैटरी तो लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। ठीक, और यहाँ पर ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ से ऐसे जा रही है और यहाँ पर आ रही है, और ये इसका केंद्र है, केंद्र। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी है केंद्र। ठीक है ना, ये है, तो ध्यान देना आप लोग, है ना। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये फिजिक्स में ट्रेडिशन है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र कांच के तल की लंबवत अंदर की ओर है तो उसको क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र कांच के तल की लंबवत बाहर की ओर है तो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ये काय का संकेत है? कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है, और कागज के तल की लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है। तो अगर सर्कल के अंदर एक छोटी बिंदी रखी हो और बी लिखा हो, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर काम कर रहा है, और अगर क्रॉस लगा है तो बी लिखा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर काम कर रहा है। ठीक है ना, ये परंपरा है चुंबकीय क्षेत्र बनाने की। ठीक, ये है। और यहाँ पर अपन इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ले लेते हैं कि त्रिज्या आर है। ठीक है, अब हम इस डेरिवेशन को करते हैं। बायो सेवर्ट के नियम से वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन लिखते हैं कि माना एक धारावाही वृत्तीय कुंडली चित्र में दिखाई गई है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, और इसमें एक सेल E की सहायता से तीर के अनुदेश विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, और इसका तल कांच के तल के समांतर है, मतलब कांच के तल में स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों।
बात समझ में आ गई? बात आ गई होगी समझ में, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। जे ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं, ये छोटे छोटे अल्पांशों में, ठीक है ना, पूरी कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस अल्पांश में से धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। तो अपन फिर से मैं एक बार थ्योरी बोल देता हूँ। चित्र में एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है, इसका केंद्र O और त्रिज्या R है, और इसमें एक सेल के द्वारा I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों ए बी बी सी सी डी इस टाइप से इसमें बांट दिया, ये लिखना पड़ेगा थ्योरी। अब सबसे पहले हम इसमें बायो सेवर्ट के नियम से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से क्या लिखेंगे, अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश ए बी, ये ए बी के कारण केंद्र O पर, के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या निकलेगा, इसको नाम दे देते हैं dv1, ये निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देना बच्चों, आई dl, dl की जगह क्या लिखेंगे ab, क्योंकि अल्पांश की लंबाई क्या है यहाँ पर ab है, आई ए बी इंटू साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा की जगह 90 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम अल्पांश को जब केंद्र से मिलाएंगे तो ये परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है, हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पर 90 का एंगल बनाएगी, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, ध्यान रखना, अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान रखना बच्चों, ये है ना, बायो सेवर्ट का नियम लगा दिया। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास फाइनल आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए बी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी अपॉन आर स्क्वायर, इतनी आएगी। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा, अब हमें इसकी दिशा भी तो चाहिए बच्चों, है ना, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। तो देखो जरा, अंगूठा करंट की दिशा में है, उंगलियां बिंदु की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए अपन को क्रॉस बनाना पड़ेगा ऐसा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर, क्लियर है ना। इसकी दिशा कहाँ होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यहाँ लिख सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर होगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार लिखो बच्चे, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब अगला अल्पांश कौन सा है, BC, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण, BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुछ नहीं है, यही आ जाएगा, इसको dv2 नाम दे देते हैं, यही आएगा, क्या आएगा बताओ मुझे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और यहाँ पर आएगा BC अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन, कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर। अच्छा, अन्य अल्पांश ले लो आप, CD के कारण क्या होगा, अल्पांश CD के कारण क्या होगी, अल्पांश CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कारण क्या होगी, तो इसको dv3 नाम दे दो, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई CD अपॉन आर स्क्वायर, यही होगी। दिशा सेम, कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसी प्रकार ऐसे लगा देंगे, मैं इसी प्रकार अन्य का होगा। अब इन देखो सभी की तीव्रताओं की दिशा सेम है ना, सेम है, सबकी तीव्रताओं की दिशा सेम है, सेम है, तो इनको जोड़ दो, तो इस प्रकार केंद्र पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, इस प्रकार केंद्र O पर, केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ मुझे बच्चों, इसको पर B मान लेते हैं, तो B की वैल्यू होगी dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन सबको टोटल कर दो, तो dv1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर, इसकी इतनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई BC अपॉन आर स्क्वायर, इसकी इतनी है
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डॉट डॉट डॉट। यही आ जाएगा? नहीं बचेगा? यही बचेगा, बिल्कुल निश्चित बचेगा। अब अगर आप ध्यान दें इस बात पर तो ये क्या है? अगर मैं ये सारे अल्पांश जोड़ दूं, ए बी बी सी डी डी सारे अल्पांश को जोड़ दूं तो इसकी परिधि बन जाएगी। तो इन सबका टोटल परिधि के बराबर कर दो। तो यहाँ पर लिख दो क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डॉट 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 इक्वल टू होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होगी? इसकी परिधि। तो इसकी वैल्यू 2 पाई आर लिख दो आप। तो आंसर क्या आएगा? तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये हमारा आंसर। अब आर से एक आर कैंसिल कर दो और 2 पाई से 2 बार कट जाएगा। तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्योंकि आर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। कितना बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर। इसका मात्रक होगा टेस्ला। तो किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इसमें n का गुणा कर देंगे। यदि कुंडली में n फेरे हों, टर्न्स हों, n टर हों, n फेरे हों, तब b की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू म्यू नॉट n आई, यहाँ पर n टाइम्स कर देंगे अपॉन 2 आर, ये आ जाएगी टेस्ला। ठीक है ना बच्चों? तो ये होता है हमारे पास किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र याद रख लेना, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर या B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर अगर फेरों की संख्या n है टेस्ला। और इसकी दिशा यहाँ पर हुई कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस बनाना, और अगर ये धारा दिशा बदल दो तो बाहर की ओर आ जाएगी। तो सभी इसको समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल हम सीखेंगे वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सभी को नमस्कार।